अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद है। उमैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ना उतना मुझे खुश नहीं लग रहे हैं आज पीर की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा? नहीं, मंडे को आपको पता है मैं खुश होता हूँ हमेशा, लेकिन लग नहीं रहे ना जिस तरह इस मर्तबा थोड़ा सा स्लो है शायद। कभी आप अप्स एंड डाउन जाते रहते हैं। आपका वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा? नहीं, वीकेंड अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि आज उठने का शायद दिल नहीं कर रहा था, नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन काम तो करना ही है, काम तो करना है। लेकिन देखिए, हम तो मिस करते हैं आप लोगों को सैटरडे और संडे, और आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी हमें मिस करते होंगे और आप भी मिस करते होंगे। मैं तो करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और लेकिन उसके बाद ये है कि संडे को इनके कल मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं कल भी आया था तो मैंने न्यूज़ भी की थी। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी और आज के टॉपिक्स के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। अच्छा, आपकी मुस्कुरा रही, पहले इसका जवाब दे दें। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी हमें यही कहा है कि वो भी अपने व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इन बातों को छोड़कर अपने टॉपिक्स पर आ जाते हैं। आज हम बात करने लगे हैं पीडीएम की। मुफाहमत के बादशाह जो है उनकी जानिब से कह दिया गया कि आइंदा आने वाला कुछ अरसा बहुत अहम होने वाला है, और मुझे ये लगता है कि उनका ये बयान बहुत अहम है क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो है मैं उनको बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार सियासतदान मानती हूँ। इसमें और तो वो जब भी कोई बात करते हैं तो वो अच्छा, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इस बयान के बाद जो फवाद चौधरी का बयान है, मैंने वो भी बहुत एंजॉय किया। उन्होंने भी कहा कि फवाद चौधरी का भी तो कोई मुकाबला नहीं है ना, वो जिस तरह की बात करते हैं, कोई शक नहीं। डेफिनेटली। तो बहरहाल बयान आता है, उसका जो जवाब आता है वो भी बहरहाल एंजॉय करते हैं हम तो सारी सूरत हाल को। पहली सियासत की बातचीत की जाएगी, उसके बाद एक मरतबा फिर से आपको पता है कि जो नेपाली कोहपेमा थे उन्होंने केटू को सर किया। अब पाकिस्तानी कोहपेमा भी इस सख्त मौसम में, सर्द मौसम में केटू को सर करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक पाकिस्तानी कोहपेमा है, उनकी भी मुलाकात करवाएंगे आपके साथ। मजीद आयशा टॉपिक्स कौन कौन से हमारे पास? बिल्कुल, और हुकूमत की जानिब से जो ख्वाजा सरा हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक के लिए एक बिल जो है वो असम्बली में पेश किया जाएगा, और उस पर जो ख्वाजा सरा कम्यूनिटी है वो क्या सोचती है इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं अपने पहले टॉपिक से, और वो है मुल्की सियासत। मुल्की सियासत पे मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हमें नजर आ रहा है कि कुछ हलचल मच गई है मुल्की सियासी मंजरनामे में। आसिफ जरदारी ने कहा है कि हुकूमत पर हर तरफ से वार किया जाएगा, हुकूमत गिर चुकी है, बस आखिरी धक्के की जरूरत है। अगले चंद महीने बहुत अहम हैं आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के खिलाफ। तबले जंग और आपस में इख्तलाफात की तरदीद ने पीडीएम को ताज़ा दम कर दिया। हमने देखा कि ऐसा बैकफुट पर चली गई थी पीडीएम, और जो गवर्नमेंट है, जो वुज़रा हैं, वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, अटैकिंग पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन इस बयान ने पीडीएम को एक मरतबा फिर से ताज़ा दम किया है, जो बिलावल भुट्टो के तहरीके अदम एतमाद के ऐलान के बाद कुछ शशोपंज का शिकार थी। और मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो के तहरीके अदम एतमाद लाने की मुखालफत भी कर दी थी। यहाँ से मौका मिला इजा अपोजिशन को गवर्नमेंट को कि वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाती। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके बाद हुकूमती टीम जो है उसने अपना बयानिया मजबूत करना शुरू कर दिया कि पीडीएम में दरार पड़ चुकी है और बिलावल अपना रास्ता बदल रहे हैं, जबकि शेख रशीद ने बिलावल को इस बयान पर सियासी तौर पर बालिग होने का सर्टिफिकेट दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने तहरीके अदम एतमाद लाने का कहकर इमरान खान को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है, जिस पर शेख परवेज़ रशीद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि वुज़रा इमरान खान पर अदम एतमाद की तजवीज़ की हिमायत कर रहे हैं। लगता है कि काबीना अरकान अपने सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की रुसवाई और बेबसी का तमाशा देखने को बेताब नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है? फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया वो मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि हर 3 माह बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है, मैं ये नहीं कि उनके बयान की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो अंदाजे बयान है वो मुझे पसंद है। तो उन्होंने ये कहा कि हर 3 माह बाद लगता है अपोजिशन को कि अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर वक्त गुजर जाता है और फिर नया बयान सामने आ जाता है। जरदारी साहब 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं है। आसिफ जरदारी बयान के बाद मुस्लिम लीग नून ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने और तहरीके अदम एतमाद पर पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ ली जाएंगी। बिल्कुल, आसिफ जरदारी के बयान और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली जो है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। जरदारी साहब की क्या तजावीज़ हैं? क्या जरदारी साहब पीडीएम की हिकमत अमली में कोई बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़ देने जा रहे हैं? उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इन पे दबाव बढ़ाएंगे, हम हर तरफ से दबाव बढ़ाएंगे, और जब दबाव बढ़ता है तो फिर जो ऊपर अलाइंसेस बने होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं। तो हमें ये नहीं करना कि कोई एक हथियार इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है, हमें चारों तरफ से इन पे अटैक करना है।
जिसके नतीजे में ये हुकूमत तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। अच्छा चौधरी साहब, आसिफ जरदारी साहब ने अगले चंद माह को इंतहाई अहम करार दिया है और कहा है कि बस अब हुकूमत गिराने के लिए आखिरी धक्के की ज़रूरत है। यह आखिरी धक्का इस्तीफों की सूरत में आएगा या लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद धरने की ऑप्शन ज़ेर गौर है? देखिए, सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पे हैं। आखिरी धक्का हो सकता है लॉन्ग मार्च से पहले ये गिर जाए, हो सकता है ये अदम एतमाद की सूरत में गिर जाए, हो सकता है लॉन्ग मार्च शुरू हो तो ये सस्टेन ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, उनमें से कोई चीज़ भी किसी वक्त असरअंदाज हो सकती है। अच्छा मंजूर साहब, हुकूमत का दावा है कि पीडीएम बिखर रही है और जलसों में आवाम नहीं आ रहे, स्टेज पर रहनुमा भी मौजूद नहीं होते। आपके ख्याल में कि बिलावल की इलेक्शन कमीशन, एहतजाज और दीगर अहम इवेंट्स में गैर हाजिरी पीडीएम की साख के लिए नुकसान का बाइस नहीं बनी? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि हर जो जलसा है पीडीएम का उसमें सारे कायदीन हों, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ किसी जगह पे कोई नहीं आएगा, किसी जगह पे कोई नहीं आएगा। तो उससे हर रोज ये जो पीडीएम को तोड़ के सोते हैं ना, उन्हें जरा थोड़ा सा समझना चाहिए कि पीडीएम की वर्किंग क्या है। बिलावल साहब उस दिन थर के अंदर, उमरकोट के अंदर, हमारे जो एमपीए जिनका बेटा इलेक्शन जीता है, उनकी बरसी थी उस दिन। तो वो प्रोग्राम पहले से तय था जिसमें उन्होंने जाना था, तो वो उसमें गए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम मौजूद थे, हमारी पार्टी के दोनों जनरल सेक्रेटरी, पीपल्स पार्टी का भी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मौजूद था, हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट मौजूद थे, हमारे राजा परवेज अशरफ साहब जो पीडीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद थे, मैं मौजूद था, हम सारे ट्रक के ऊपर मौजूद थे। अच्छा साहब, सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम सीट एडजस्टमेंट करेगी, तो पीपल्स पार्टी में इस हवाले से क्या तजावीज़ ज़ेर गौर है? देखिए, ये फायदा हो सकता है सारी पार्टियों को। हो सकता है कोई एक सीट जो है वो एक वोट से, हमारी एक वोट कम हो, तो ये सेनेट के इलेक्शन में एक वोट से भी आप सीट आ सकते हैं। तो उसके लिए जो बाकी हैं वो उसको देखना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि अगर मिल के लड़ेंगे तो शायद हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन क्या लाहेअमल इख्तियार करेगी? क्या काफ लीग और दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं उनसे कोई रब्ता किया गया? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं, बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं हुकूमत पे। जब उन्हें कोई नजर आएगा कि कोई सीरियस मूव हो रही है तो ये इत्तेहादी इस हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, लोगों को कुछ नहीं दे सकी। महंगाई, बेरोजगारी, लोग तो अपने हलकों में जाने के लायक नहीं है। कैसे जाएं? ना कोई डेवलपमेंट दी है, ना कोई चीज़ है इस वक्त, ना कोई रोड मैप है इस हुकूमत के पास। खारजा फ्रंट पे फेल हो गए, हर जगह पे इनका फेलियर। तो ये बस सिर्फ शोर करते हैं, शोर के अंदर समझते हैं कि सब कुछ दब जाएगा। नहीं, ये हकायक हैं। जो आदमी रोज़ आटा खरीदता है, जो चीनी खरीदता है, जो घी खरीदता है, जो बाकी चीज़ें खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, जो बिजली का बिल जिसको आ रहा है, तो उसे समझ आ रही कि ये क्या हुआ है उसके साथ, और वो इससे जान छुड़ाना चाहता है। उन्हीं की लड़ाई लड़ते हुए पीडीएम आगे बढ़ रही है और इस हुकूमत का खात्मा आप जल्द सुने। ठीक है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, वही आसिफ अली जरदारी के बयान के बाद जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो खासा बेहतर हो दिखाई दे रहा है। नई रूह फूंक दिया उन्होंने, फूंक दी गई है पीडीएम में आसिफ अली जरदारी साहब की जाने से। लेकिन अब टेस्ट है हुकूमत का और उनके इत्तेहादियों का, और ये देखना है कि हुकूमत कितना राम करती है अपने इत्तेहादियों को, क्योंकि अक्सर औकात जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो शिकवे करते हुए नजर आते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर नून लीग क्या सोच रही है ये भी जान लेते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्या नून लीग इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रही है? ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो तजवीज़ दी है ये कोई नई तजवीज़ नहीं है, यकीनन एक आइनी ऑप्शन है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के साथ बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी जो गैबी ताकतें हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा होता है। और हमने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ये एक, उस वक्त भी बाय द वे ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी, उसके ऊपर हम ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। सो इसके हवाले से पीडीएम के अंदर जो है वो बात की जाएगी, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा नज़रिया है, वो हम पीडीएम के इजलास के अंदर देंगे। अच्छा, सेनेट इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट कर पाएगी, करेगी?
जी बिल्कुल हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि ये पार्टी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो इलेक्शन होता है, और अगर तमाम पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें तो हुकूमत जो है वो उसका जो एक अनड्यू फायदा होता है हमें डिवाइड एंड रूल वाला, वो हासिल नहीं कर सकती। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आने वाले दिनों में इस हवाले से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई अनाउंसमेंट जो है वो सुनने को मिल सकती है। आज़मा साहिबा, आजकल ब्रॉडशीट की भी बड़ी गूंज है और हुकूमत तो इसको पनामा 2 करार दे रही है। नून लीग का ब्रॉडशीट के मामले पर क्या मौक़िफ़ है? जी ब्रॉडशीट के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि मुशर्रफ ने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो एक इंतकामी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 200 सियासतदान शुरू में मौजूद थे, फिर बाद में जो मुशर्रफ बेहुकूमत होता गया वो लॉन्ड्री में धुल गया, बाकी जो है वो बेचारे मियाँ साहब ही रह गए थे, और उनके खिलाफ उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये कुछ निकाल के ला सकें, वो नहीं हुआ। और अब तो मतलब मज़ेदार बात यह है कि वो मुआहिदा ना कैंसिल हो सकता था, और अब हुकूमत ने जो ये पनामा 2 हमें कह रही है हुकूमत, ये हुकूमत जो है उसके लिए पनामा है, और पनामा में तो हम जो है वो सुरखरू होंगे ही, जब आला अदालतों के अंदर भी तो केसेस जा रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन इनसे ये नहीं निकल पाएंगे। जो इन्होंने कट मांगे हैं, जो इस ब्रॉडशीट की एक फेक कंपनी को 24 करोड़ रुपया जो है वो पहले दे दिया गया, और अब जो है इतनी फुर्ती दिखाई गई कि वक्त से पहले जो है वो फैसला आने से पहले जो है वो पैसे भिजवा दिए गए एम्बेसी के अकाउंट में, ताकि वो फ्रीज हो जाएं, फिर वो ब्रॉडशीट को मिल जाएं। जाहिर है उसमें आपस में लेन देन होना था और वो कट होने थे और ये सब कुछ। तो अल्लाह के फजल से ब्रॉडशीट जो है ये हुकूमत के लिए एक पनामा, बल्कि पनामा का ड्रामा, और ड्रामे के साथ एक खौफनाक ख्वाब साबित होगा, और इनको हम छोड़ेंगे नहीं इस ब्रॉडशीट के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इक़्तिदार में आए, उनकी जानिब से इस मामले को क्यों नहीं देखा गया? अगर नैब को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि ये मामला नया नहीं है, बहुत पुराना मामला है, इसका फैसला अब आया है। अगर आपको पता था कि नैब इस्तेमाल होता रहा है और नैब की जानिब से इस तरह का कोई मुआहिदा किया गया, उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद वो मामला बरतानवी अदालत में चल रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए था, लेकिन प्रायोरिटी में शामिल नहीं था, इसलिए नहीं देखा गया। मुख्तसरन आखिर में यही कहूँगा इस हवाले से कि सियासत है और सियासत ही की जा रही है, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस वक्त कौन से स्कैंडल को किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी बातें कर लेते हो। मैं बिल्कुल सब कुछ जो बुराइयां हैं माशरे की वो अपनी जगह, लेकिन अभी भी जो अच्छाई है वो हमारे माशरे से ख़त्म नहीं हुई। दुनिया में अभी भी ऐसे खुदातरस लोग मौजूद हैं जो गरीब और मुस्तहिक इंसानों की मदद करते हैं। आयशा, बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुदा की बेज़बान मखलूक जो है उसको भी भूखा नहीं रहने देते हैं। साबरा बतूल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहां एक जानिब शहरियों के लिए अपना गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है, वहीं इस दौर में अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ते हैं। लेकिन बाज खुदा तरस लोग अब भी ऐसे हैं जो जानवरों को खाना खिलाना भी अपना फर्ज समझते हैं। यह है कराची के इलाके गुलशन इकबाल के रिहायशी मोहम्मद वसीम, जो पिछले 12 साल से कराची की बिल्लियों की मेजबानी कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम रोजाना इलाके की 300 से ज्यादा बिल्लियों को बाकायदगी से खाना खिला रहे हैं। 350-400 बिल्ली है, सुबह एक टाइम, शाम को एक टाइम, फिर रात को 11 बजे एक टाइम, 3 टाइम मैं खाना डालता हूँ। तो बाकी ये बस इनके पीछे मैंने अपना जिंदगी बिल्कुल खत्म कर दिया। वसीम पेशे के एतबार से एक फल फरोश है। वो फलों के ठेले से जो मुनाफा कमाते हैं वो बिल्लियों की खिदमत में खर्च कर देते हैं। इनके लिए इतना लोगों का बातें सुनना पड़ता है, इतना जलील होना पड़ता है, ये मैं बर्दाश्त करता हूँ और अल्लाह जानता है बस। बाकी इस वक्त जो मेरा हालत है, शायद हफ्ता 10 दिन डाल सकता हूँ, इसके बाद मेरा पास कोई इतना हैसियत नहीं जो मैं इनको डालने का लायक। बिल्लियों की खुराक के लिए मोहम्मद वसीम मुख्तलिफ मुर्गी फरोशों से मुर्गी के सर, पोटे और कलेजी खरीदते हैं। कहते हैं मखलूक खुदा की खिदमत करके इन्हें कल्बी सुकून हासिल होता है। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ साबरा बतूल, CNN, कराची। कितना आसान तरीका बता दिया है दिली सुकून हासिल करने का कि आप दूसरों की मदद करें, और स्पेशली जो बेज़बान जानवर हैं जो अपने आप के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, या अपना उस तरह से ख्याल नहीं रख सकते हैं,
तो वो आप करें, उनका ख्याल रखें। 12 साल से वसीम 300 बिल्लियों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं, खुद फल फरोश हैं। और एक अच्छा हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी चलाई थी जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर थे जो कि रिक्शा चलाते थे और अपनी इनकम से गरीब और जो मुस्तहिक अफराद हैं उन्हें खाना तकसीम करके फिर घर जाते हैं। यानी कि आपने बस आपकी नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल दिल की बात है ये, आपका दिल जो है वो बड़ा होना चाहिए और डेफिनेटली अल्लाह ताला वसाइल जो है वो पैदा कर ही देता है। इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम K2 और K2 को सर करने में पाकिस्तानी कोहपैमाओं को इस वक्त जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उस पर बात करनी है और हमने आपकी मुलाकात भी करवानी है एक माउंटेनर से। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदी। सख्त मौसम है और इस सख्त मौसम में K2 सर करना जो है वो नामुमकिनात में से एक है। ये कहा जाता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप सर्द मौसम में K2 को सर करें, लेकिन ये हो चुका है क्योंकि जो नेपाली कोहपैमा है वो सर कर चुके हैं। और ऐसे में पाकिस्तानी क्यों पीछे रहे भाई? जो पाकिस्तानी कोहपैमा है मोहम्मद अली सतपारा, वो अपने बेटे साजिद अली और आइसलैंड के एक कोहपैमा है जॉन स्नूरी, उनके साथ K2 सर करने के मिशन पर हैं, लेकिन वो यहाँ पर गए हैं विदाउट ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही खतरनाक काम है। बिल्कुल, साजिद बगैर ऑक्सीजन की K2 सर करने के लिए पुरज़्म है और इन कोहपैमाओं को आज सुबह K2 सर करना था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। मौसम ख़राब हुआ और कोहपैमाओं के रास्ते की मौसम रुकावट बन गया। मोहम्मद अली सतपारा ने अपना एक पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मौसम अचानक बहुत ख़राब हो चुका है। हवा की रफ्तार भी उन्होंने बताई कि 80 मील फ़ी घंटा है। आवाम से दुआ की अपील भी की है और साथ ही साथ उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और आयशा, ये जो मुहिम जो चल रही है इस टाइम, पहले नेपाली थे वो आए और अब पाकिस्तानी कोहपैमा जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो सयाहत के हवाले से जो इमेज है वो बहुत बेहतर हो रहा है। उसमें से दुनिया भर से जो कोहपैमा है वो आ रहे हैं, टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और इस पर हम कुछ मजीद भी बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कोहपैमा है फातिमा नासिर। सिर्फ इनको कोहपैमा कहना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि ब्रेक में हम बात कर रहे थे, एक लंबी लिस्ट है जो ये करती हैं और इंतहाई और माशाल्लाह से हाइपर एक्टिव है। ये बता देती हूँ क्या क्या करती हैं। नेशनल स्विमिंग चैम्पियन हैं, ताइक्वांडो, टेनिस, पोलो, साइकिलिंग, स्कूबा डाइवर भी हैं। इसके साथ साथ एयर स्पोर्ट्स में ये आगे जाना चाहती हैं। आर्ट्स की बात कर लें, पेपर आर्ट करती हैं, ये पेंटिंग करती हैं, म्यूज़िक में ये ड्रमर हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। फातिमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें। मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है। मैं फिर डेफिनेटली एक बहुत बुरी मैनेजर हूँ। क्या क्या करती हैं आप, ज़रा खुद बताइए। काफ़ी मुश्किल सवाल है जब भी मुझसे कोई करता है कि मैं करती क्या हूँ। वैसे बाय एजुकेशन आई एम बिकमिंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ये आपने ब्रेक में नहीं बताया था, ये ऐड किया आपने, सस्पेंस रखा हुआ था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी स्पोर्ट्स के अंदर, लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। उसके अंदर अभी मैंने रिसेंटली माउंटेनियरिंग की है, उससे पहले स्कूबा डाइविंग भी की है एंड यू नो गोज ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एन आर्टिस्ट एज वेल। अपना जो मेरा फ्री टाइम होता है उसके अंदर मैं आर्ट्स में लगा देती पेंटिंग एंड स्टफ। म्यूजिक भी करती हैं आप? म्यूजिक में क्या आप वोकलिस्ट हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर आप प्ले करते हैं? आई प्ले द ड्रम्स एंड द वायलिन। अच्छा, फिर हमें चले जाना चाहिए। डेफिनेटली मुझे जो है ना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। अच्छा ये बताएं फातिमा, आपने कोहपैमाई का दूसरा लेवल पास किया और पाकिस्तान की पहली लड़की हैं आप जिसने ये लेवल पास किया, कितना मुश्किल था ये? मुश्किल था, इवेंचुअली था, काफ़ी मुश्किल था इस लिहाज से कि वहाँ पे एक तो वेदर इज़ अनदर यू नो कंडीशन इन इट, और उसके बाद आपको जो टास्क करने पड़ रहे थे, सिंस मेरी मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैंने लेवल 1 भी किया है और लेवल 2 भी किया है और उसके अंदर आपको पहले लेवल 1 के साथ टास्क करने हैं, फिर आपको दोबारा शुरू में जाना है और फिर उसको लेवल 2 के हिसाब से करना है। तो वो मेरी एक फिजिकल एक्सर्शन भी बहुत लग रही थी। दूसरा वेदर जो हमारा वहाँ पे माइनस डिग्रीज में चल रहा है, हमने उसको भी फाइट करना है एंड देन यू नो नॉट लेटिंग योरसेल्फ गिव अप ऑन दैट, बिकॉज आपको अगर मेंटली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, स्ट्रॉन्ग रखना होता है कि मैं कर सकती हूँ। अक्सर लोग ये जिस तरह अभी अली सतपारा ने मैसेज दिया कि मौसम सख्त है, दुआ करें, लेकिन हम इसको करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अभी किस किस्म की जो मुश्किलात हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं कि मौसम सर्द हो गया है और हवाएं तेज़ चल रही हैं, तो किस किस्म की मुश्किलात से भी ये फेस कर रहे हैं, गुजर रहे हैं? हवा काफ़ी तेज़ है, मौसम ख़राब है, ऑब्वियसली टेम्परेचर भी वहाँ पे बहुत माइनस डिग्रीज़ में है, दे फाइटिंग द टेम्परेचर एंड द वेदर एज वेल। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कैसे अपना स्टे करना है, अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है, ठीक है, ऊपर से एल्टीट्यूड के मुताबिक अपने आप को स्टेबल रखना है, कोई सिकनेस ना हो, उनके मेडिकल इशूज़ ना हो। और उसके बाद आपके पास लाइक सिंस वो एक ऐसी जगह पे जहाँ उनको शायद मेडिकल एड ना मिले इस तरह से, ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकती अगर कोई ऐसा हैज़र्ड हो जाए,
तो काफी कितना वेट कैरी किया होता है इन लोगों ने ये जब अभी, तो कितना वेट होता होगा एवरेज इनके 3 लोग हैं, काफी ज्यादा किया होगा, मे बी 20-40 किलो। उफ। और उसके साथ डिपेंडिंग ऑन द इक्विपमेंट एक्चुअली डेफिनेटली जब ऊंचाई पर जाएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। हो जाता है, अच्छा, बिल्कुल। आप K2 और डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि सर्द मौसम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक और काम जो इन्होंने किया है, विदाउट ऑक्सीजन वहाँ पर गए, ये कितना बड़ा रिस्क है? ये काफ़ी बड़ा रिस्क है। इसमें लाइक हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल और पल्मोनरी सिकनेस हो सकती है। उसका ये होता है कि या तो आपको लंग्स में इशू पड़ जाता है, या तो आपको दिमाग में हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, और इसके लिए आपको या तो डिसेंड करना पड़ता है, या यू नीड टू गेट अर्जेंट एड एज वेल। लेकिन और वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अभी ये जो है ना, काफ़ी एक्सपर्ट लोग जा रहे हैं, दे आर यूज्ड टू इट। आप क्लाइमेटेशन के ना वो यूज्ड टू हो गए हैं। अगर हम जैसे लोग जाएं या कोई जो इतना पहाड़ों में नहीं रहते, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उसके साथ क्लाइमेटाइज करना। ऑक्सीजन की कमी हमें ज़्यादा महसूस होगी। कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, दे आर यूज्ड टू इट, उनकी बॉडी उससे अडेप्ट कर चुकी होती है। ख्वातीन के लिए बताइएगा कि एज अ फीमेल ये कितना मुश्किल टास्क है। आपने कहा कि वो जो कि उन इलाकों में रहते हैं उनके लिए कुछ आसान है, ख्वातीन के लिए कुछ मज़ीद मुश्किलात होती होंगी, तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करती हैं, कौन कौन से मराहिल जहाँ से गुजरना पड़ता है? व्हाट आई सजेस्ट, जो हर कोई अगर माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड है ना, उनको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। हिट एंड रन के चांस पे नहीं कि हाई पोर्टर्स के साथ आप चले गए और आपने बस फतह कर लिया पहाड़, अपने कर लिए समिट वगैरह। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर इसकी नॉलेज है तो आप डिपेंडेंट नहीं रहते हाई पोर्टर्स पे। अगर आप गिरते हो कहीं पे, आप खुद बचा सकते हो अपने आप को। आपको समझ आती है कि आपको सिकनेस हो रही है, आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना है। तो इवन अगर वो कोई और ख़वातीन हो या मर्द हो या जो भी इसको करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसका कोर्स पहले करें। फिर आपको सारा काम खुद करना आता है, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते कि ये रस्सियाँ मुझे पहना दो या ये कैसे करना है। अपनी नॉलेज की बेस पे आप ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो। उसके बाद जब ये कोर्सेज आप कर लेते हैं लेवल बाय लेवल, आपको समझ आती है आपने कहाँ किस तरह से काम करना है, क्या चीज़ें लेनी है, और किस तरह से अपना ख्याल करना है, खाना क्या करना है, और किस हाइट पे आपको किस चीज़ का डेंजर है। और उसके बाद फिर आप समझ अपना रास्ता बना सकते हैं कि अच्छा मैंने ये पहाड़ करना है तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक प्रॉपर वो एक तरीका बन जाता है, वो आसान हो जाता है। और फातिमा सब ये बताइए कि वो माइंडसेट क्या होता है, ये जो कोहपैमा होते हैं, मतलब ये कैसे सोचते हैं कि हमने ये जो पहाड़ है या ये चोटी, इसको जो है ना अबूर करना है, इस तक पहुंचना है, क्योंकि इसमें इतना जान का ख़तरा होता है। और ये माउंटेनियर्स जो होते हैं ये अपनी जान की परवाह नहीं करते, बस वो कौन सी चीज़ होती है जो उनको लेके चलती रहती है आगे कि हमने रुकना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। बट मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए जान से भी बढ़कर ये होता है कि उन्होंने अपना ये अचीवमेंट जो है ना ये करनी है। वो माइंडसेट बताइएगा क्या होता है? ये जो है ना चीज़ जो आपको बस लगाए रखती है एक से एक बढ़ के खतरा काम करने पे। इट्स ऑल इन योर हेड। आपको अपना माइंड स्ट्रांग करना होता है। इंसान अगर फेल होता है तो वो फिजिकली नहीं होता, वो मेंटली होता है। क्योंकि शायद जो मैं काम करती हूँ, आप भी मेरी ही तरह लड़की हो, लेकिन अगर आप वो काम करोगे शायद आपसे ना हो वो, इसलिए क्योंकि आपको लगेगा आप नहीं कर सकती हो। उसकी डेफिनेटली ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, अपना माइंड मेकअप करने की। टीचर की ज़रूरत होती है जो आपका माइंड को पॉलिश करता है उस तरीके में। आपको आपका एक्सपोजर होता है, आपका अपना पैशन और शौक होता है जो आपको मजीद इसमें लेके चलता है। अगर आप अपना माइंड स्ट्रांग रखो ना, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। चाहे वो पहाड़ चढ़ना है या स्कूबा डाइविंग करनी है या आसमान में कोई स्पोर्ट्स करना है या कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें ज़िंदगी। उसके लिए सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी फैमिली सपोर्टिव है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से करती हैं और वो आप मैनेज भी करती हैं। आई डोंट नो कैसे, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करती हूँ ब्रेक में आपसे मैं टिप्स लूँ कि कैसे मैं मैनेज करूँ इन सब चीज़ों को अगर मैं करना चाहूँ। तो फैमिली सपोर्ट करती है, और क्योंकि आप लड़कियाँ हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं उन पे, शादी करनी है पढ़ाई के बाद, और ना इतनी ज़्यादा आउटगोइंग कोई हो तो उसके ऊपर भी बातें की जाती हैं। उसको कैसे मैनेज करती हैं? जो ये बात है कि सोसाइटी की बात आती है, तो मेरे लिए सोसाइटी डज नॉट मैटर। ठीक है, अगर मैं सोचना शुरू हो जाना कि हमारी सोसाइटी ऐसे हम नहीं कर सकती, तो मैं उस सोसाइटी का पार्ट बन रही हूँ। अगर मैं यकीन करूँ ना कि बदल सकती है हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क बदल सकता है, तो आई एम स्टैंडिंग अवे फ्रॉम देम। और मुझे ये स्टेप लेने के लिए सोसाइटी के साइड पे खड़ा होना, उनके अगेंस्ट नहीं जाना। दे कैन बिलीव व्हाट दे कैन, आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई वांट टू। इतना टाइम नहीं है मेरे पास ज़िंदगी में कि मैं इंतज़ार करूँ। टाइम तो वाकई आपके पास नहीं है, इतना कुछ करे, टाइम कहाँ से बचेगा? अभी तक करना पड़ता है। अभी तक कौन कौन सा पहाड़ आपने सर किया है? मैक्सिमम कहाँ तक गई हैं? कौन कौन से बेस कैंप तक पहुँची हैं? कौन कौन से ग्लेशियर्स ऐसे हैं जहाँ पे आप पहुँची हैं?
मैं राकापोशी बेस कैंप तक गई थी। उसके बाद ये वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मेरे सर्वाइवल कोर्स के अंदर। एंड देन मुझे काफ़ी माउंटेनियर्स से मिली, मेरा एक्सपोजर हुआ, मेरा शौक बना। फिर मैंने कहा मैं इससे नॉलेज लेती हूँ। मैंने कोर्सेज किए चगोरी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से। तो वो इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है कि उन्होंने हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिखाया है सब कुछ। वो इंस्ट्रक्टर भी इंटरनेशनल है सारे, और उनकी ना कह लें वो बेहतरीन जगह है सीखने के लिए माउंटेनियरिंग। अच्छा। और आगे क्या प्लान है, आगे क्या क्या सर करना चाहती हैं आप? आगे इंशाल्लाह मैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग कर लूँगी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ही पाकिस्तान है डेफिनेटली। और हमने आपको फिर दोबारा से बुलाना है यहीं पर GNN में ही, और इसी मॉर्निंग शो के अंदर अपनी उस अचीवमेंट को बयान करने के लिए कि कैसे आपने सब कुछ किया। फातिमा बहुत शुक्रिया आपका, और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। इतना सब कुछ जो आप कर रही हैं ना, जिसकी लिस्ट मैं भूल चुकी हूँ, उन सब में आप कामयाब हो, मेरी ये दुआ है। और कोपे भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। उमर, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग फील कर रही हूँ। तो ब्रेक में मेरे ख्याल से फातिमा से हम थोड़ी सी टिप्स ले लें। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी उनसे एनर्जी भी ले लें, थोड़ा सा उनसे वक्त भी ले लें, और थोड़ी सी मोटिवेशन भी ले लें। डेफिनेटली काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो एक नया बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाना है ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक के लिए, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, जो कि अच्छी खबर है। और जनूबी अफ्रीका की जो टीम है वो तकरीबन 14 साल के बाद आयशा पाकिस्तान पहुंची है, और अभी क्या सूरत हाल है वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। कराची नेशनल स्टेडियम में ये सीरीज़ खेली जानी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें, उनकी प्रैक्टिस है आज आखिरी दिन है प्रैक्टिस का। कल से मैच ये शुरू हो जाएगा, और स्टेडियम के तरफ सड़कें बंद कर दी गई हैं। एसन स्क्वायर से स्टेडियम जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। बदतरीन ट्रैफिक जैम है आयशा। बिल्कुल, और मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि इस वक्त कराची की ट्रैफिक की क्या सिचुएशन होगी। वहाँ पर जब कोई रास्ता बंद नहीं भी होता ना, कोई शारा बंद नहीं भी होती, तब भी ट्रैफिक जैम रहता है। और अगर कोई शारा बंद हो जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तक ट्रैफिक का दबाव है। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम है। यूनिवर्सिटी रोड बहुत ही बड़ा रोड है और बड़ा ही प्रोमिनेंट रोड है उमर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। और क्योंकि यहाँ पर अब जो है कहा जा रहा है कि अक्सर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए ट्रैफिक का दबाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। इसके साथ साथ न्यू टाउन और मिलेनियम और कार 7 से स्टेडियम जाने वाली सड़क जो है, वहाँ पर सिर्फ अब छोटी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। एहतशाम अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कराची में क्या सिचुएशन है इस वक्त ट्रैफिक की। एहतशाम, हमें अंदाज़ा है कि इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, आप बता दीजिए क्या देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त नेशनल स्टेडियम के अंदर जो है खिलाड़ियों की प्रैक्टिस जारी है, तो दूसरी जानिब नेशनल स्टेडियम के अतराफ की जो सड़कें वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। सिक्योरिटी प्लान में कुछ नरमी लाई गई है, कुछ सड़कें जो है खुली रखी गई हैं। उसके बावजूद जो नीपा से जेल चुरंगी जाने वाला ट्रैक है यूनिवर्सिटी रोड का, वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहाँ तक भी हद निगाह है वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। लोग जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्क्वायर से जो नेशनल स्टेडियम जाने वाली इशारा है उसके दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी जानिब जो कारसाज से नेशनल स्टेडियम ट्रैक आ रहे हैं, वो दोनों ट्रैक खुले हुए तो हैं, पर वहाँ पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है इस वक्त बंद किया हुआ है। इसी तरह जो नेशनल स्टेडियम से मिलेनियम की तरफ ट्रैक जा रहा है। ठीक है एहतशाम, आपसे मजीद भी अपडेट्स इस बारे में लेते रहेंगे। फिल वक्त हमें अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कराची वाले जो हैं इस वक्त वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होंगे, जिन्होंने ऑफिस जाना है और जिनका टाइम जो है वो अब शुरू होता है। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि मुतबादिल रूट्स देते, देते भी है ना उमर, तो वहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जाम हो जाती है कि बेचारे फिर भी कराची वाले फंस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। वक्त बहुत ज़्यादा कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। बात करते हैं अपने मुआशरे की, जहाँ पर ख्वाजा सरा जो है उनको बुनियादी इंसानी हुकूक मैसर नहीं हैं। ये हम सब जानते हैं, हम सब अपने इर्द गिर्द देखते हैं। वालिदैन ऐसी औलाद को कबूल नहीं करते हैं, ना तो उन्हें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है और ना ही उनकी तालीम के लिए कोई खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। रोज़गार कमाने के लिए भी ख्वाजा सरा जो है उनको पापड़ बेलना पड़ते हैं, और कोई अगर मुश्किल से हासिल कर ही ले, कोई नौकरी पढ़ लिख जाए ही, तो हमारा माशरा और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उनको जीने नहीं और अगर सरकारी मुलाजमतों की बात करें तो वहाँ पर इनका कोई कोटा मुख्तस नहीं किया गया और ना ही इन्हें ओपन मेरिट पर मुलाजमत मिलती है। तहम अब हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया। हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए बिल मंजूर किया है, जिसके मुताबिक ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम के मौक़े दिए जाएंगे। तमाम सरकारी इदारों में ख्वाजा सरा मुलाजमत पॉलिसी बनाई जाएगी और तमाम सरकारी इदारे
ख्वाजा सराओं की रहनुमाई के लिए पॉलिसी बनाने के पाबंद होंगे। बिल्कुल, बेयारो मददगार ख्वाजा सरा जो होंगे उनको अलहदा से दारुल अमान में रखा जाएगा और अब मर्द पुलिस एहलकार भी ख्वाजा सरा को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। ख्वाजा सरा मुल्ज़िमान को मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। इस कानून साजी के बाद ख्वाजा सराओं के लिए उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई है। और रिमल का जैसे कि भी आपने बताया कि वो पाकिस्तान की पहली और वाहिद एक्टर और मॉडल हैं। कई फेमस बैंड्स के साथ उनके गानों में ये मॉडलिंग कर चुकी हैं और वैसे भी काफ़ी सारी शूट्स कर रही हैं। बड़ा नाम इन्होंने अपना कमाया है। तो अब एक खास बात यह है कि यही वो लोग हैं जो कि जिनकी वजह से हुकूमत ने ये बिल पास किया है। इन्हीं लोगों की वजह जो इनकी ख्वाजा सराओं में से निकले हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उन्होंने अपने आप को साबित किया सारी दुनिया के सामने। फिर इसी वजह से प्रेशर आता है हुकूमत के ऊपर और वो भी मजबूर होती हैं। जो हुकूमतें हैं, कोई भी हुकूमत है, किसी भी मुल्क की हुकूमत है, तो वो लोग मजबूर होते हैं कि यार हमें इस कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और उमर इसी तरह के कुछ ख्वाजा सरा जो हैं उनकी सोशल मीडिया पर अक्सर हम देख रहे होते हैं, जब वो अपनी स्टोरी बताने के लिए आते हैं तो वो इस तरह की स्टोरी होती है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये भी इंसान है हमारी तरह और इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो भी सिर्फ उस वजह से जो उनका कसूर नहीं है। रिमल अली से हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक गाना जो है एक सोच बैंड के साथ किया था। इसके अलावा उनका कुछ काम जो है वो शेयर उनका कुछ काम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो ये आपने देखा, ये गाना जो है रिमल अली ने किया है और बहुत ही ज़बरदस्त गाना नज़र आ रहा है। उनकी एक्टिंग भी हम देख रहे हैं कितनी अच्छी है। हुकूमत की जानिब से जो बिल पेश किया जा रहा है जिसमें ख्वाजा सराओं के लिए बहुत ज़्यादा हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम शामिल होंगे, जैसा कि तालीमी इदारों में तालीम जो है ख्वाजा सराओं के लिए की जाएगी। तालीमी सरकारी इदारे जो हैं वहाँ पर नौकरी होगी। जो ख्वाजा सरा हैं उनको कोई मर्द पुलिस एहलकार गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। गिले होते थे डेफिनेटली सिर्फ ख्वाजा सराओं को नहीं, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान को, चाहे वो मर्द हज़रात हों, चाहे वो ख़वातीन हो या फिर ख्वाजा सराओं, सबको ही पुलिस से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि रिमल अली तो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो वक्त भी ख़त्म हो गया है। कोशिश हमने पूरी की कि रिमल जो है उनको अपने साथ ले, उनसे बात करें। रिमल जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत सारी नई ख्वाहिशात हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। और जो हुकूमत ने ये एक फ़ैसला किया, बिल मंजूर किया है, इस बिल के हवाले से भी हम ये दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं कि इस कम्युनिटी के लिए बहुत सारी जो हैं वो बेहतरियाँ हैं। तो आज के शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। कल कुछ मज़ीद टॉपिक्स के साथ मज़ीद हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।